हमारे वेन्यू पार्टनर का बहुत शुक्रिया और तमाम स्पॉन्सर्स का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने एक अहम योगदान दिया है इस कार्यक्रम को साकार करने के लिए, ताकि हम उन तमाम लोगों को सम्मानित कर सकें जो कि समाज के लिए बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जी राजस्थान सिर्फ खबरों में आपको आगे नहीं रखता है, बल्कि सामाजिक सरोकार भी समय समय पर अपने पूरे करता रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं चाहूँगी कि हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी जी पोडियम पर आएँ और इस कार्यक्रम के लिए कुछ कहें। सर बोले भारत माता की। जी राजस्थान द्वारा स्वर्णिम राजस्थान के तहत इस भक्ति और शक्ति की नागौर की पावन धरा पर जो कार्यक्रम रखा गया है, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच में ज़िले के पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा जी, जो कि इज़ ए वेरी डायनेमिक, ऑनेस्ट, हार्ड वर्कर, अच्छे पुलिस अधीक्षक के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। हमारे साथी और मतलब पूरा 2 in 1 चल रहे हैं। ADM के साथ साथ फाइल वापस कलेक्टर के पास में जाती है, ऐसे हमारे साथी कलेक्टर महोदय चंपालाल जी जिनका साथ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, आज इन्होंने यह जो कार्यक्रम आयोजित किया है उसके जो करने वाले हैं भाई मनीष शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। एक्चुअल में क्या है, मनीष जी काफ़ी बता देते, बिकॉज वी मेट इन सेवरल प्रोग्राम्स, चाहे वो कुचामन का प्रोग्राम हो जब यूनाइटेड नागौर का मामला था, या कहीं भी कहीं बात होती है तो आप यूजुअली मीट। इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो मनीष शर्मा जी हमारे मध्य, जिनको मैं कहता हूँ अवर MLA या माई MLA, हाँ, क्योंकि बिकॉज आई एम फ्रॉम द मेड़ता and Mr. Lakshman Kalru ji is MLA from Medta, hence we call him as my MLA, माननीय लक्ष्मण कलरू साहब। और इनके बारे में बताना चाहूँगा। एक्चुअल में on the very first day when he became, on the first day of his entrance in the assembly, बहुत अच्छा क्वेश्चन और काफ़ी बोले। तो मैंने इनको कहा बाहर आते ही, मैंने आज आपने एक छक्का मारा है पहले ही दिन मतलब, तो इसके लिए भी बधाई आपको। दूसरे हमारे माननीय विधायक जो जड़ों से जुड़े हुए हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। गांव का आदमी कोई कुर्ता पकड़ता, कोई धोती पकड़ता, तो रेवंत जी सब जगह खड़े मिलते हैं। ऐसे सबका साथ देने वाले रेवंत राम जी MLA साहब। और तीसरे में जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं पार्टी के, वेरी डायनेमिक आल्सो, और सबको साथ लेके चलना। एक नया कार्यक्रम चालू किया, जन सुनवाई कार्यक्रम। हर महीने अभी 2 महीने की पशु है, तो ये एक नया इनोवेटिव आइडिया है। और एवरी डे ही थिंक्स कुछ न कुछ होना चाहिए, कार्यकर्ता कहीं दिक्कत में नहीं हो, कि कोई भी चीज़ हो तुरंत अधिकारियों तक पहुँचे। ऐसे हमारे जिलाध्यक्ष जी, बहन हमारी सुमिता जो हमारी कैंडिडेट रही है, और उससे ज़्यादा ही सीज प्रधान और पंचायत समिति मकराना, मेरे पूर्व अध्यक्ष जी, जहां हम लोग अधिकतर रहते हैं, मुंडवा के सदाव साहब, हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष, हाँ, माननीय पूर्वा जी, जो मतलब जिनके ज्ञान में, काम करने में, प्लस वेरी कर्टियस पर्सन। और इधर बैठे हमारे सारे अधिकारी साथियाँ, स्पेशली मतलब पुलिस न्यू IPS अंडर ट्रेनिंग, जिनको आज रिवॉर्ड मिला गया था, माननीय 2 अवार्ड जीतने वाले। मैंने इनको कहा भी गोविंद को, मैंने कहा एक तो ले जा सकते हो घर पे, दूसरा नगर पालिका में रख देना। तो इन्होंने कहा मैंने पहले से यही सोच रखा है, आप जैसे आदमी यही सलाह देंगे। तो अच्छा, तो पहले तो वास्तव में जी राजस्थान को मैं हृदय से धन्यवाद और इनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि ये नागौर में ये अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया है। इसके लिए मैं मनीष जी आपको, हमारे बाबूलाल जी को, माननीय दामोदर को, और जो आज कार्य संचालन करी मैडम शर्मा को, और सारे जी परिवार को, नागौर के सभी लोगों की ओर से आपका धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूँगा।
दूसरा, आपने इस कार्यक्रम का जो नाम दिया है और अलग अलग ज़िलों में कर रहे हैं, ये सार्थक करता है कि आपकी भी मंशा वही है और मंशा होनी भी चाहिए। देयर आर 4 पिलर्स: कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और चौथा है आपका मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। ये स्तंभ हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम के चारों स्तंभ है और इन चारों का उद्देश्य एक ही है कि भारत का विकास कैसे हो, भारत के नागरिक आगे कैसे बढ़े, और हर क्षेत्र अपना अपना काम कर रहा है। जहाँ एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस का सिस्टम संविधान ने इसलिए रखा था, इफ़ आई कमिट द मिस्टेक द अनदर स्तंभ कहेगा चुप हो जाओ यहीं पे आप। तो ये दिस इज़ द बेस्ट सिस्टम, चेक एंड बैलेंस। इसलिए पुनः आपने जो ये कार्यक्रम रखा, इसका नाम स्वर्णिम राजस्थान रखा, इसके लिए भी आपको बहुत बधाई। कारण ये है कि अभी हमने लास्ट टाइम 1 साल 1.5 साल पहले राइजिंग राजस्थान, माननीय भजन लाल जी की सरकार, जो हमारी सरकार है, उन्होंने रखा था, और ऐसा ही आपने स्वर्णिम राजस्थान है। और द मेन एम कि राजस्थान में उद्यमिता बढ़े, राजस्थान का विकास हो और राजस्थान आगे बढ़े, क्योंकि आज की तारीख में देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन एमंग द स्टेट्स। कौन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाएगा? व्हेन आई वाज लुकिंग आफ्टर द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो अधिकतर स्टेट्स जो हैं पहले कभी सोचते नहीं थे, बट नाउ दे आर इंटरेस्टेड टू टेक और टू गेट द मैक्सिमम इन्वेस्ट फ्रॉम द फॉरेन। विदेशों से इन्वेस्टमेंट कैसे प्राप्त किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा देश के जो मतलब हमारे उद्योगपति अलग अलग राज्यों में, उनको कैसे आकर्षित किया जाए, ये इन्वेस्टमेंट का है। तो जब तक विकास का मुख्य उद्यमिता सही रखा आपने कि हमारा जब तक उद्योग धंधे, कृषि, जो हमारे सब प्राइमरी हैं, इनमें विकास नहीं होगा तो कभी भी देश विकसित नहीं हो सकता। इसलिए आपका उद्यमिता के साथ विकास जुड़ा हुआ है, और मैं तो प्रधानमंत्री जी को उनका हृदय से हम सब अभिनंदन करते हैं। कारण ये है, इवन मतलब हनुमान जी, आप भी, बांगड़ा जी, आप मतलब आप भी हमारे इस मत से सहमत रहेंगे कि देश के विकास के लिए जो काम है, किस प्रकार से देश को आगे, उसके लिए यू हैव टू प्लान। जैसे आज आपने एक रोड मैप की बात कही थी, आज देश को विकास 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने, वर्ल्ड की फर्स्ट 3 जो इकोनॉमी है वो भारत की हो, ये एक सोच है और उसका नाम दिया है, उसका लक्ष्य है विकसित भारत 2047। ये प्रधानमंत्री जी का है और उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। ये नहीं है कि खाली नाम दे दिया। आवर प्राइम मिनिस्टर डोंट बिलीव इन दिस कि बातें कह दो, काम मत करो। जो कहा है वो करना है, जो सोचा है वो करना चाहिए। यदि देश हित में, वो पार्टी हित नहीं देखते हैं, वो देखते हैं राष्ट्र हित क्या है, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है, बाकी सब सेकेंडरी और सभी गौण है, सेकेंडरी में नंबर आ। और उसके लिए काम किया है। 2014 में हमने शुरुआत में ही देश को विकसित करना, युवाओं को रोज़गार देना और आगे कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, माइनिंग सेक्टर किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, इस पे विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। और इसलिए उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी होना चाहिए और सबका प्रयास भी होना चाहिए। तो 4 दिस इज़ द फर्स्ट मूल मंत्र ऑफ मोदी जी। यदि किसी देश को आगे बढ़ना है, सबको साथ लेके चलो, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, चाहे उनका पुरुष हो, महिला हो, बहन हो, बच्चे हों, युवा हों, सबको साथ लेके चलना है। और इसी कारण से मोदी जी ने सबके साथ वाले में देश में कुल 4 जातियां बताई। पहली गरीब, दूसरा किसान, तीसरा नारी शक्ति और चौथा युवा शक्ति। ये 4 जातियों को देश में बांटा एक तरह से। तो ये सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। दूसरा जो मंत्र है वो है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। पहले परफॉर्म करो,
और नहीं, पहले रिफॉर्म करो, क्योंकि आज़ादी से लगा कि अभी तक कई दिक्कतें आई, उनको दूर करो, रिफॉर्म करके फिर खुद परफॉर्म करो, देन द नेशन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। और तीसरा मूल मंत्र है स्केल एंड स्पीड। जब तक हमारी काम करने की गति नहीं बढ़ेगी, केवल ऑफिस चले जाएं या कोई खेत में चला जाए और वहाँ जाके बैठ जाए, गप लगाने लगे और एक आध चिलम विलम फूंकता रहे, देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें हमारी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी और स्केल भी बढ़ानी पड़ेगी। काम का जो वॉल्यूम है वो बढ़ाना पड़ेगा। उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। व्हेन वी केम इन द पावर, व्हेन आई वाज द मिनिस्टर, you know, and you will be surprised to know, the per day नेशनल हाईवे जो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं केवल 9 से 10 किलोमीटर थे, और आज वो 39 किलोमीटर पर डे है। दिस इज़ द स्केल। किस प्रकार से गति बढ़ाई, स्पीड, और इसी प्रकार से स्केल बढ़ाया। यानी जहाँ एक साल में एक हवाई अड्डा तैयार होता था, वहाँ हमारे मोदी जी ने 5 साल के अंदर 121 हवाई अड्डे तैयार करवा दिए। तो ये होता है स्पीड एंड स्केल। तो मेरा ये है, यदि वास्तव में किसी देश को, चाहे किसी प्रदेश को, आई एम नॉट प्रेजिंग और कि खाली झूठी प्रशंसा के लिए खड़ा नहीं, बट आई एम सेइंग, यदि किसी देश को या किसी प्रदेश को आगे आना है तो एक योजनाबद्ध तरीके से आगे काम करना होगा, और तभी आगे। आज युवाओं के लिए हम लोग बात करते हैं रोज़गार मिलना चाहिए, वो मिलना नहीं, बट वन शुड डू। सबसे पहले क्या, यानी मेक इन इंडिया। भारत में आओ और भारत में उद्योग लगाओ और भारत के लोगों को रोज़गार दो, हमारे बच्चों को रोज़गार दो, हमारे युवाओं को रोज़गार दो। तो अपना आप ही मेक इन इंडिया में आप फिर उसको कहाँ बेचो, कैसे बेचो, क्या सुविधाएं चाहते हैं, हम देंगे। आज ये जो इन्वेस्टमेंट का जो युग चल रहा है, उसका मकसद यही है। मेक इन इंडिया के बाद में ही था इन्वेस्ट इन इंडिया। यानी 2004 से लगा के 14 तक जो इन्वेस्टमेंट आया भाई लोगों, वो हमारे मंत्रालय के नेतृत्व में एक साल के अंदर 62.5 बिलियन US डॉलर के बराबर आया था। तो ये है 1 ईयर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 10 ईयर इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए काम को गति देनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, और तभी देश आगे बढ़ता है। तो मेरा आपसे एक ही आग्रह है, आपने अच्छा रखा, मैं इसके ऊपर जो नागौर में भी आऊँगा अभी 5 मिनट, आप थोड़ा डोंट माइंड। हाँ, तो पहले स्टेट के बारे में बताना चाहूँगा। राजस्थान को हमें यदि वास्तव में अग्रणी राज्य बनाना है, मैं हमेशा कहता था, व्हेन आई वाज द चेयरमैन ऑफ द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन, आई यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान राजस्थान का एक तरह से सुनहरा सपना है, या राजस्थान के विकास देने में इसका महान योगदान रहेगा। तो कई बार स्टूडेंट अच्छा बताते थे। तो आज की तारीख में मैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान, बट ऑफ द होल राजस्थान। राजस्थान मिनरल्स के मामले में वेरी रिच, एग्रीकल्चर के मामले में बहुत अच्छा है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में जब से नर्मदा कैनाल, राजस्थान के इंदिरा गांधी कैनाल और गंग कैनाल ये सारे लाए गए हैं, उसके बाद में थोड़ी काया पलट हो रही। और फॉर्चुनेटली हमारे वो कहते हैं कृष्ण भगवान के भगत आजकल राजस्थान के मुख्यमंत्री जब से बने, तब से इंद्र देवता की भी खूब सारी मेहरबानी हो रही। 2 साल से बहुत शानदार बारिश हो रही, तालाब और बांध सारे भरे पड़े हैं। तो पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। तो कृषि में जो है विकास बढ़ने का कारण है, चाहे फॉर्म पॉन्ड हो, चाहे वो स्प्रिंकलर हो, यानी बूंद बूंद से सिंचाई का मामला हो, ये सारा खेती में भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है स्वर्णिम राजस्थान बनाना है, पहला प्रोडक्शन विद क्वालिटी, उत्पादन के साथ में उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, चाहे मिनरल्स का प्रोडक्शन हो, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, चाहे डेयरी प्रोडक्ट हो, इन सब के लिए हमें काम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा क्वालिटी के साथ में। देन सेकंड जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, तब तक प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। और धन्यवाद देंगे हम राजस्थान की सरकार, वर्तमान सरकार को। मैक्सिमम
emphasis is going to they have given on the creating the new infrastructure. नए इंफ्रास्ट्रक्चर को किस प्रकार से क्रिएट किया जाए उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपका कृषि का मामला हो, चाहे उद्योगों का मामला हो, इन सब का विकास करना अति आवश्यक है। और इसके लिए राजस्थान सरकार, चाहे पहले वाली सरकारें हैं, मैंने कहा कोई भी सरकार ऐसी नहीं, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट हो, काम सब करती है, बट स्केल, साइज, हाँ, स्पीड और क्वालिटी ऑफ द वर्क, ये चार चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। जिनकी स्पीड अच्छी है, जो अच्छे ढंग से काम करके दे रहे हैं, तो उनका काम थोड़ा ज़्यादा दिखता है। यही राजस्थान था। इसको काम में जब गति मिली है तो राजस्थान काफ़ी आगे बढ़ रहा है और राजस्थान देश का एक तरह से अग्रणी राज्य होगा। चाहे आज इंडस्ट्रीज़ के मामले में हो, सबसे ज़्यादा पोटेंशियलिटी है सीमेंट इंडस्ट्री की, रिफाइनरीज़ की। इसी प्रकार से आपका जो ये पत्थरों वाला मार्बल है, ग्रेनाइट है, इनमें काफ़ी स्कोप है और राजस्थान वास्तव में करता जा रहा है। माइनिंग में भी आगे हैं। एग्रीकल्चर के अंदर राजस्थान वास्तव में, जैसे बाजरा में नंबर 1 प्रोडक्शन पे है, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें राजस्थान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर आता है, फर्स्ट थर्ड के अंदर आता है। तो इसलिए राजस्थान वास्तव में एक अग्रणी राज्य बने, स्वर्णिम इनका विकास हो, इसके लिए काम करना चाहिए। जहाँ तक माननीय हमारी सरकार का मामला है, भजन लाल जी की सरकार है, इन्होंने अभी कई काम इतने अच्छे किए 2 साल के अंदर, जिससे देश प्रदेश को एक गति मिलेगी और ज़्यादा आगे विकसित होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। नागौर का मामला, नाउ आई कम टू द नागौर, जिसकी धरा पे आप लोगों ने काम किया है। मैं कभी ये नहीं कहता कि हम लोगों ने ये काम कर दिए, लेकिन काम करने की झील होनी चाहिए जनप्रतिनिधियों में और इधर बैठे हुए अधिकारी साथियों में। इधर बैठे हुए अधिकारी दोनों तो बैठे हो, जब तक हम मिलकर के कोई काम नहीं करेंगे, जब तक हमने अधिकारियों को ये सोचना पड़ेगा कि आई हैव नॉट अपॉइंटेड ओनली फॉर द फ्यू मंथ और फ्यू ईयर फ्यू, हमें जब तक जहाँ है ये आपको भी सोचना पड़ेगा, इसके लिए मुझे काम करना चाहिए, ये जिला कैसे आगे बढ़े। और जनप्रतिनिधियों से मेरा हमेशा रहता है कि हमें 24 घंटे सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जैसे सरकारी ऑफिसर्स होते हैं वो 35 साल के लिए आते हैं और आप लोग, हम लोग 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो 5 साल में आपकी स्पीड रहती है 35 साल वाली, और वो कहते हैं हमें तो ये काम 35 साल में करना है। तो दोनों को मिलके थोड़ा, इनको तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपको थोड़ी लगाम लगानी पड़ेगी, वरना 150 की स्पीड और 35 की स्पीड के अंदर फिर बहुत अंतर आ जाता है। इसलिए जहाँ जहाँ पे ये रेड लाइट दिखाते हैं ना कि यहाँ कानून सम्मत नहीं है, वहाँ हमें भी रुकना पड़ेगा। इसलिए अधिकारियों की बात भी कई जगह राइट लगती है कि भाई आप बहुत काम जल्दी करना चाह रहे हैं, लेकिन सीरीज फाइनेंशियल रेस्ट्रेंट हैं या ज़मीन भी नहीं देखी हमने, ये भी नहीं, तो दोनों मिलकर के करते हैं और दोनों को स्पीड से चलें, दोनों मिलकर चलाएं। नागौर के अंदर इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस और देश का सबसे बड़ा अच्छा, अब तो वो कहते हैं विभाजित नागौर में बैठे हैं अभी, तो जब एकीकृत नागौर था तो देयर वर 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज और इस कारण से बहुत बड़े ज़िलों में नाम था। बट दिस डिस्ट्रिक्ट वाज नॉट हैविंग द एग्रीकल्चर कॉलेज। पूरा किसानों का ज़िला था, लेकिन किसानों के लिए एक एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं खोल पाए। हमने ट्राई की और यहाँ पे किसान एग्रीकल्चर कॉलेज लेके आए। ये 90 करोड़ रुपए सैंक्शन है। एक्चुअल में इन आने वाले समय में हमारी मांग रहेगी कि यहाँ पे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली जाए। सारे जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है और जी राजस्थान से भी है कि आप भी हमारी बात को पहुँचाओ कि यहाँ सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली जाए। दूसरा मेरा आग्रह रहेगा कि एक्चुअल में यहाँ पहले सेंट्रल स्कूल नहीं थी। आज़ादी के बाद में
this district was not having the central. When I became the member parliament from this district, मेरा पहला जो लेटर गया है वो हमने यही लिखा, एक तो एग्रीकल्चर कॉलेज वाला तो बजट के टाइम दिखा, दूसरा लिखा था कि यहाँ पे सेंट्रल स्कूल होनी चाहिए, इतना बड़ा जिला है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट एग्रीड और आज सेंट्रल स्कूल हमारे नागौर के अंदर है। अब मैं चाहूँगा कि उधर वाले ज़िले में तो सेंट्रल स्कूल खुले, इधर वाले में जवाहर नवोदय खुल जाए। इसके लिए हमें जिला कलेक्टर महोदय आप लिखा पढ़ी आप भी करें, हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जुझारू जनप्रतिनिधि हैं सारे के सारे। तो वहाँ तो क्योंकि एक सेंट्रल स्कूल इज़ टुवर्ड्स दिस साइड, इस साइड में रह गई, और जवाहर नवोदय उधर रह गया। तो वहाँ तो सेंट्रल स्कूल होनी चाहिए कम से कम, और इधर एक जवाहर नवोदय विद्यालय होना चाहिए। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए नागौर के लिए। तीसरा, मैं मोदी जी को वास्तव में हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के लिए पहले हमें कहा कोई प्राइवेट सेक्टर खोलना चाहते आप तो ज़मीन देखो, हमने वो ज़मीन देखी। अल्टीमेटली वी रिक्वेस्टेड नोबडी विल कम, कोई आएगा नहीं यहाँ पे, हमें तो गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज चाहिए, और गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज अल्टीमेटली नागौर के अंदर आ गया। उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। मैं आई एम नॉट टेकिंग होल्ड श्रेय ऑन मी, बट एवरीबॉडी ट्राइड, और उसके कारण आया मेडिकल कॉलेज। और वो आज की तारीख में बीकानेर रोड पे जाते हैं तो आपको लगता है कि एजुकेशन का एक तरह से हब हो रहा है, चाहे सेंट्रल स्कूल हो, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे अरे और तो व्हेन आई बिकेम द एमपी, यहाँ पे एक बार विधि कॉलेज खोला था, लेकिन वो भी बंद हो गया मान्यता का अभाव। पुणे उसको चालू कराया, चालू ही नहीं कराया, 3 करोड़ रुपए सैंक्शन करके शानदार विधि कॉलेज बना दिया बना। बट विधि कहीं करना पड़ेगा। तो एजुकेशन सेक्टर में अभी भी बहुत स्कोप है। हमें वेटनरी कॉलेज की आवश्यकता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है, और भी कई चीज़ें हैं जो एजुकेशन के अंदर है। रेलवे के अंदर अब कई बार कोई कहते क्या कर रहे हो, क्या किया आप लोगों ने। अभी आज का जो रेलवे स्टेशन देखते हैं तो पता लगता है कि मोदी सरकार अमृत रेलवे स्टेशन के तहत क्या क्या नहीं कर रही। बहुत अच्छा काम हुआ है। देशनोक में जब ये उद्घाटन हो रहा था तब लगा कि कोई बेचारा यात्री आया तो उसने देखा कि मैं गलत जगह उतर गया, वापस चढ़ने लगा, तो उसको पूछा वापस क्यों चढ़ रहे हो, कि साहब देशनोक जाना था। तो कहा ये देशनोक है, वो ये रेलवे स्टेशन बदल गया है लगे। तो ये है शानदार काम करते हैं। तो आज की तारीख में ये रिंग रोड है, आपकी बहुत अच्छी रिंग रोड बनी, रेलवे में हो चाहे बहुत छोटा काम था। हमारा जब पहला साल ख़त्म हो रहा था 2015 मई में, तब मैंने एक रिक्वेस्ट की प्रधानमंत्री जी से, मैंने कहा रंग लगे न फिटकरी रंग चौको हो जाए। एक रेल चल तो ऑलरेडी रही है इंटरसिटी, और उसका नाम लीलन एक्सप्रेस कर दो तो होल फार्मर्स कम्युनिटी विल बी वेरी हैप्पी। सारे तेजाजी के भक्त खुश हो जाएंगे, और वास्तव में उसका नाम लीलन एक्सप्रेस हो गया। तो ये सब जगह कुछ न कुछ करना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन जहाँ आवश्यकता थी, कई बार कह देते हैं कि ये कोई बैलगाड़ी है। मेरे को एक रेलवे के स्टेट मिनिस्टर कहने लगे सियाद साहब आपने रेलवे को तो बैलगाड़ी बना दिया, इतनी जगह रुकवा दी है। अरे मैंने कहा भाई जब पैसेंजर के लिए तो गाड़ियाँ चलाइए, वरना खाली खाली चलाते तो आप मतलब कि जितना चला सकते हो, कोई एक पैसा नहीं आएगा मतलब। तो वो जहाँ आवश्यकता है वहाँ रोकनी पड़ेगी, और अच्छे काम करने की कोशिश की गई है। अब 22 साल से ट्रेन बंद थी नागौर, यानी जो वेरी इंपॉर्टेंट मकराना टू परबतसर, 22 साल से उस रेल को चालू भी नहीं कराया, बल्कि चालू के साथ में एमओएस आए थे रेलवे, और उन्होंने घोषणा की थी, मैंने मांग की थी कि सब मार्बल बेल्ट है, यानी मकराना से लगा के कुचाम ये आपका किशनगढ़ तक मार्बल बेल्ट पूरा, चाहे रूपनगढ़ जाओ चाहे सोसूरा जाओ, तो वहाँ पे आपका होना चाहिए, ये रेल लिंक हो जाए, तो ताकि मकराना डायरेक्टली मध्य भारत से सब जगह से जुड़ेगा, इधर वालों से मध्य भारत वालों। तो वो 900 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे बजट में, लेकिन उसमें एक शर्त लगा दी थी कि राज्य सरकार अपना भी कंट्रीब्यूशन दे। अनफॉर्चुनेटली नहीं दे पाए। अब ये दोनों विधायक बैठे हैं और तीसरी विधायक की लाइन में है, तो आप लोग जाके कहो, और हम तो कहेंगे ही कि साहब इसको किशनगढ़ तक बढ़ाया जाए। परबतसर तक तो ले आए, लेकिन परबतसर से किशनगढ़ तक की जाए। सबसे बड़ी मांग थी
मेड़ता, यानी मेड़ता वाज नॉट कनेक्टेड विद द पुष्कर, अभी भी नहीं है, लेकिन वी रेज पहला बजट 2014 का था, सिंस आई वाज फ्रॉम द मेड़ता, आई एम फ्रॉम मेड़ता। तो मैंने एक ही रिक्वेस्ट की थी, मेड़ता को पुष्कर से जोड़ा जाए, क्योंकि तो उन्होंने कहा यार 40 किलोमीटर से क्या फ़ायदा हो जाएगा। मैंने कहा 40 किलोमीटर नहीं, पूरा अमृतसर से लगा करके मध्य भारत को, बॉम्बे को जोड़ने का ये सीधा और अल्टरनेट रूट होगा। तो अब अल्टीमेटली करते करते अब सैंक्शन हो गई है, काम भी सही चालू होगा। तो मेरा ये था कि नागौर की जो डिमांड्स है अभी भी हमें कुछ करना है। ये जब हम गए थे तो मैंने कहा ये जो 4 लेन सबसे ज़्यादा डिमांड थी और एक्सटेंड भी काफ़ी हो रहे थे, नागौर टू वाया खींवसर होते हुए जोधपुर, इस रोड का 4 लेन होना आवश्यक था। गवर्नमेंट एग्रीड और आपको 4 लेन चालू हो जाएगी। सबसे एक बड़ी जो है वो हो नहीं पाई, अब हुई है। उसके लिए भजनलाल जी की सरकार को, सबको मैं धन्यवाद दूंगा। मैंने उस समय मांग की थी 2014-15 में कि हमारा जयपुर से सीधा फलोदी का एक रूट है और ये इसको मिलिट्री रोड बनाया जाए एक तरह से। तो मिलिट्री रोड तो खैर नहीं बनेगा, लेकिन और इसमें इस आधार पे किया कि भाई अभी इसके ऊपर लोड जो कैपेसिटी बहुत कम आ रही है, इस कारण से चालू नहीं, लेकिन अब सैंक्शन हो गई है। अब आपका राइट फ्रॉम वाया जोबनेर, कुचामन, बड़ी खाट होते हुए पूरा फलोदी तक ये शानदार 4 लेन रोड बनेगी। तो ये वी शुड, अभी ये नहीं, आज ये कई बार कहते हैं हेमताराम जी को आप धन्यवाद दो, पद्मश्री हैं, 16 राज्यों में जाके आए हैं, जगह जगह इनको बुलाया जाता है। उसका कारण है कि ही हैज़ ब्रेन कैपेसिटी। 5 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए तो अपना राष्ट्रपति जी ने बुला के कहा पद्मश्री आपको दिया जाए। तो अभी भी मेरा ये था कि जैसे काम कर रहे हैं और लगातार इसमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो काम है इनको हमें सब जनप्रतिनिधियों प्लस अधिकारियों से तो एक ही है, आप हमारी भावनाओं को आगे पहुंचाते हो। गांव में बहुत सीधी कहावत है, 100 बकिया और 1 लिखिया। 100 बार बकवास कर दो तो 1 बार लिखित में भेजो, दैट विल ब्रिंग द रिजल्ट। एक भी आपने लेटर लिखा है वो रिजल्ट लाएगा। इसलिए खाली बोलने से भी काम नहीं होता है। हाकार होटा तो दूजना ही चलामा यहाँ, लेकिन कुछ लिखाई पढ़ाई करनी पड़ेगी हमें, तब जाके इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोच रहे हैं। चाहे रिंग रोड का मामला हो, चाहे आपका ये जो एक सर्किल के नाम पे हमने भेजा है तेजाजी सर्किल, ये जो जोधपुर की तरफ जाते हैं, जब अजमेर से बीकानेर जाने वाली क्रॉसिंग हो रही है, ये आगे जाके बड़ी डेंजरस हो सकती है। तो मैंने कहा कि चित्तौड़ में एक बहुत बड़ा सर्किल बनाया गया और यहाँ भी ज़मीन है, काफ़ी गवर्नमेंट की भी लैंड है, तो यहाँ अच्छा सर्किल बना दे, चाहे कुछ ऊपर से निकले कुछ नीचे से निकले, तो कभी भी कोई एक्सीडेंट का चांस नहीं रहे। इसलिए उसका नाम भी हमने सजेस्ट किया, क्योंकि तेजा जी के खरनाल की तरफ जा रही है, इस सर्किल को बनाया जाए, सर्किल का नाम भी तेजा सर्किल दिया जाए। तो ये हमें हर आदमी को करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जिसके भी कोई विचार आते हों, कृपया जोड़ डाउन उनको लिखो और सक्षम जगह, आजकल तो प्रधानमंत्री जी का पोर्टल पे आप भेज सकते हो, सरल पोर्टल राजस्थान में भेजो, कहीं भेजो, तो आपका कोई न कोई रिजल्ट आएगा। जो कहते हो, जो करते हो, नहीं हो पाएगा तो कम से कम आपकी बात तो पहुंच गई ना वहाँ पे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि राजस्थान में आप लोगों को, अब मैं लास्ट में धन्यवाद ही दूंगा और अब लास्ट में बधाई दूंगा उन सबको। पहली बधाई जो व्यक्तिगत जिनको पुरस्कृत किया गया उनको भी बहुत बधाई, और जिन्होंने भी ये स्पॉन्सर्ड किया, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग किया, उन सब नगर पालिकाओं, म्यूनिसिपैलिटी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और अदर इंस्टीट्यूशन विच हैव कोऑपरेटेड द जी टीवी, उन जी राजस्थान, उन सबको बहुत हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। और क्योंकि काफ़ी समय हो गया हो तो पुनः जय हिंद, जय भारत सबको। बहुत शुक्रिया सर। और अब मैं चाहूँगी हमारे चैनल है डॉक्टर मनीष शर्मा, हमारे साथ यहाँ मौजूद लक्ष्मण राम जी जो कि मेड़ता से विधायक हैं, उनको धन्यवाद अदा करें। मंच पर आए सर, प्लीज़ अपना सम्मान ग्रहण करें। लक्ष्मण राम जी, तालियों से स्वागत उनका। भाजपा से विधायक हैं लक्ष्मण राम जी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे इस कार्यक्रम के लिए।
और इसके बाद मैं चाहूँगी रेवंत राम डांगा, खींवसर से विधायक हैं, वो भी स्टेज पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। जब भी आप इस मोमेंटो को देखें तो आपको ये याद रहे कि आपने किस तरह से वक्त निकाला था। हमारा चैनल तो निरंतर कार्य कर ही रहा है, लेकिन आपका कार्य भी वाकई उल्लेखनीय है। मीडिया और जनप्रतिनिधि जो मिलकर कार्य करते हैं तो समाज वाकई बेहतरीन कार्य करता है। और साथ ही पुलिस के अधिकारी भी हमारे साथ हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे साथ हैं, जो कि बेहतरीन कार्य वक्त वक्त पर करते रहते हैं। और अब मैं चाहूँगी सम्मान आगे बढ़े। मैं हमारे चैनल है डॉक्टर मनीष शर्मा से चाहूँगी कि हमारे इस कार्यक्रम में वक्त निकालने के लिए एसपी मृदुल जी का धन्यवाद अदा किया जाए मोमेंटो देकर। बहुत शुक्रिया मृदुल जी, आपने वक्त निकाला हमारे इस कार्यक्रम के लिए। तालियां उनके लिए बिल्कुल बजनी चाहिए। साथ ही कलेक्टर चंपालाल जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला। और अब आखिर में हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान किसान अध्यक्ष CR चौधरी जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला। आप लोगों के साथ के बिना ये कार्यक्रम बिल्कुल संभव नहीं हो पाता।